दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के 27 देश इस समय अमेरिका के ऊपर टूट पड़े हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव चुपचाप चल रहा है। कई यूरोपीय देश धीरे धीरे अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं, डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं और अब बात सिर्फ करेंसी तक सीमित नहीं रही। अब सीधा निशाना है अमेरिका का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क। सवाल यह है कि आखिर यूरोप ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ आर्थिक फैसला है या इसके पीछे रणनीतिक सोच भी छिपी है? आज हम इसी पूरे मुद्दे को आसान और साफ भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए, यूरोप के ज्यादातर देशों में जब भी आप कार्ड में पेमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि वह ट्रांजैक्शन वीजा या मास्टर कार्ड के नेटवर्क से होकर गुजरती है। आंकड़े बताते हैं कि यूरो जोन में होने वाली करीब 2/3 कार्ड पेमेंट्स अमेरिकी कंपनियों के जरिए प्रोसेस होती है। ये रकम छोटी नहीं है। सालाना ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचती है। सोचिए, इतना बड़ा पैसा और उसका डेटा यूरोप के बाहर प्रोसेस हो रहा है। यहीं से शुरू होती है पेमेंट सॉवरेनिटी, यानी भुगतान प्रणाली पर अपनी संप्रभुता की बहस। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लागार्ड ने साफ कहा है कि यूरोप को डिजिटल पेमेंट्स में आत्मनिर्भर बनना होगा। उनका तर्क है कि जब ट्रांजैक्शन का डेटा और सेटलमेंट सिस्टम किसी दूसरे देश के नियंत्रण में हो तो भविष्य में जोखिम पैदा हो सकता है। अगर कभी राजनीतिक तनाव बढ़े, प्रतिबंध लगे या किसी तरह की पाबंदी लगे तो पूरे पेमेंट सिस्टम पर असर पड़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने देखा कि कैसे कई रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। वीजा और मास्टर कार्ड ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी। इस घटना ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर कभी उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। क्या उनका अपना कोई मजबूत क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नेटवर्क है? जवाब था नहीं। यूरोप में अलग अलग देशों के अपने घरेलू पेमेंट सिस्टम है, जैसे फ्रांस, जर्मनी या इटली के अपने नेटवर्क। लेकिन समस्या ये थी कि ये सिस्टम सीमा पार उतने प्रभावी नहीं थे। एक पैन यूरोपियन यानी पूरे यूरोप में काम करने वाला एकीकृत डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म नहीं था। इसी कमी को दूर करने के लिए यूरोपियन पेमेंट इनिशिएटिव यानी ईपीआई की शुरुआत की गई। ईपीआई के तहत 16 बड़े यूरोपीय बैंकों ने मिलकर एक नया डिजिटल वॉलेट और पेमेंट नेटवर्क तैयार किया, जिसका नाम है वीरो। वीरो का मकसद है कि यूरोप के लोग मोबाइल नंबर या डिजिटल वॉलेट के जरिए सीधे पेमेंट कर सके, ठीक वैसे ही जैसे भारत में यूपीआई काम करता है। इसमें कार्ड की जरूरत कम होगी और पेमेंट सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर के रूप में हो सकेगा। वीरो को 2024 में लॉन्च किया गया और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। अभी तक ये कुछ देशों जैसे बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी में सीमित स्तर पर चल रहा है। लाखों यूजर्स इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन असली विस्तार अब शुरू होने वाला है। योजना है कि आने वाले कुछ वर्षों में 13 यूरोजोन देश में इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाए और 130 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को जोड़ा जाए। 2026 तक क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर और 2027 तक ई कॉमर्स और पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। अब सवाल उठता है, इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? सीधा सा जवाब है, कमीशन और कंट्रोल दोनों कम होंगे। अभी जब भी कोई कार्ड पेमेंट होती है तो उसका एक हिस्सा फीस के रूप में वीजा या मास्टर कार्ड को जाता है। अगर यूरोप अपना नेटवर्क मजबूत कर लेता है तो ये पैसा यूरोप के अंदर ही रहेगा। साथ ही डेटा, सेटलमेंट, रूल्स और रेगुलेशन पर भी यूरोप का नियंत्रण होगा। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक कदम भी है। अमेरिका की वैश्विक ताकत सिर्फ सेना या डॉलर में नहीं बल्कि उसके वित्तीय नेटवर्क से भी आती है। स्विफ्ट, वीजा, मास्टर कार्ड, पेपैल, ये सभी सिस्टम अमेरिका को एक तरह की सॉफ्ट पावर देते हैं। यूरोप अब इस निर्भरता को कम करना चाहता है। अब जरा भारत की बात करें। भारत ने कई साल पहले ही इस चुनौती को पहचान लिया था। इसी सोच के तहत एनपीसीआई ने रुपए कार्ड नेटवर्क लॉन्च किया। मकसद साफ था, विदेशी कार्ड कंपनियों पर निर्भरता कम करना और ट्रांजैक्शन डेटा को देश के भीतर रखना। आज भारत में जारी होने वाले डेबिट कार्ड्स का बड़ा हिस्सा रुपए नेटवर्क पर है। क्रेडिट कार्ड्स में भी रुपए की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इसके अलावा यूपीआई ने तो डिजिटल पेमेंट की तस्वीर ही बदल दी। यूपीआई की खास बात यह है कि ये कार्ड पर आधारित नहीं है। ये सीधे बैंक खातों को जोड़ता है और मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट संभव बनाता है। इसी मॉडल को अब कई देश अपनाने
बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप का वीरो भी कुछ हद तक इसी दिशा में एक कदम है। कम कार्ड, ज्यादा डायरेक्ट डिजिटल ट्रांसफर। लेकिन यूरोप के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है लोगों की आदत बदलना। दशकों से लोग वीजा और मास्टर कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यापारियों के सिस्टम भी इन्हीं नेटवर्क पर बने हैं। ऐसे में नया नेटवर्क स्थापित करना आसान नहीं होगा। भरोसा बनाना, टेक्निकल इंटीग्रेशन करना और पूरे महाद्वीप में एक जैसा अनुभव देना, ये सब समय लेगा। फिर भी ये साफ है कि यूरोप अब पेमेंट सॉवरेनिटी को लेकर गंभीर है। ट्रेजरी बॉन्ड्स की बिक्री से लेकर डिजिटल पेमेंट नेटवर्क तक हर कदम इस दिशा में उठाया जा रहा है कि आर्थिक फैसलों में बाहरी निर्भरता कम हो। ये वैश्विक वित्त व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत है। आने वाले वर्ष में हम शायद एक ऐसी दुनिया देखें जहां हर बड़ा क्षेत्र, अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत अपना अपना डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम मजबूत करेगा। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, नवाचार आएगा और शायद यूजर्स को बेहतर सेवाएं भी मिलेगी। लेकिन साथ ही वैश्विक वित्तीय सिस्टम और ज्यादा क्षेत्रीय ब्लॉक्स में बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड की कहानी नहीं है। ये कहानी है डिजिटल युग में आर्थिक स्वतंत्रता की। ये कहानी है डेटा कंट्रोल, रणनीतिक स्वतंत्रता और भविष्य की फाइनेंशियल पावर बैलेंस की। अब देखना यह है कि यूरोप अपनी इस पहल में कितना सफल होता है और दुनिया का पेमेंट मैप आने वाले 5-10 साल में किस दिशा में बदलता है। आपका क्या मानना है? क्या हर देश को अपना पेमेंट नेटवर्क होना चाहिए या वैश्विक नेटवर्क ही बेहतर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि इजराइल की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया है, उसको लेकर है। दरअसल इजराइल ने IAI एल्टा द्वारा विकसित ELM-2040 OTHB अर्ली वार्निंग रडार भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया है। यह प्रस्ताव भारत की रणनीतिक निगरानी क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ELM-2040 एक ओवर द हॉरिजन बैक स्कैटर रडार है जो पारंपरिक रडार की सीमा से कहीं अधिक दूरी तक हवाई और समुद्री खतरों का पता लगा सकता है। ये 3 से 30 मेगाहर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है और लोनोस्फेयर से रडार तरंगों को परिवर्तित कर दुरुस्त लक्ष्यों का पता लगाता है। इस तकनीक की मदद से ये रडार हजारों किलोमीटर दूर मौजूद विमान, मिसाइल और जहाजों को भी ट्रैक कर सकता है। पारंपरिक रडार पृथ्वी की वक्रता के कारण सीमित दूरी तक ही देख पाते हैं, लेकिन ELM-2040 इस सीमा को पार कर लेता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और समुद्री सतह पर मौजूद लक्ष्य की पहचान करने में सक्षम है। इसकी 180 डिग्री कवरेज क्षमता इसे बड़े क्षेत्र की निगरानी के लिए उपयुक्त बनाती है। साथ ही ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इस रडार की एक बड़ी विशेषता इसकी उन्नत डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रणाली है। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में वातावरणीय प्रभाव और शोर अधिक होते हैं, लेकिन अत्याधुनिक एल्गोरिथम की मदद से ये सिस्टम अनावश्यक शोर को कम कर सटीक और विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है। इसे मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे लंबी दूरी की चेतावनी सीधे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच सके। इजराइल के इस प्रस्ताव में तकनीक हस्तांतरण शामिल होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये भारत की आत्मनिर्भरता नीति के अनुरूप है और घरेलू उद्योग तथा DRDO को उन्नत तकनीक सीखने का अवसर दे सकता है। यदि इसे अपनाया जाता है तो ELM-2040 भारत की प्रारंभिक चेतावनी क्षमता में बड़ा बदलाव ला सकता है और स्वदेशी सिस्टम विकसित होने तक एक प्रभावी पुल का काम कर सकता है। आधुनिक युद्ध में पहले देखना ही पहले प्रतिक्रिया देना तय करता है और इसी दिशा में ये पेशकश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इजराइल अपनी आधुनिक तकनीक भारत को देने के लिए तैयार हो जाता है और इजराइल और भारत की इसी दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।